साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम भले ही आधे रह गए, लेकिन इससे आम आदमी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया और आज पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है। इसकी वजह यह है कि पेट्रोलियम सेक्टर को पैसे के एक बहुत बड़े फलदार पेड़ की तरह इस्तेमाल किया गया है। असली समस्या भारत की पेट्रोल पॉलिसी में है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसका आम आदमी को कोई फायदा नहीं होता, जबकि सरकार का खजाना लगातार बढ़ता चला जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों की वजह से पिछले 3 वर्षों में केंद्र सरकार की कमाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पेट्रोलियम सेक्टर से वर्ष 2014 और 15 में सरकार को 3,32,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था, जबकि 2016 और 17 के वित्त वर्ष में सरकार का यह राजस्व बढ़कर 5,24,000 करोड़ रुपए हो चुका है, जो हमारे जीडीपी का 3.5% है। अब सवाल यह है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल से इतनी कमाई कैसे कर ली। इसका जवाब भी हमारे पास है। आज हमने इस विषय पर बहुत रिसर्च किया और हमें कुछ चौंकाने वाले आंकड़े मिले हैं। अप्रैल 2014 में 1 लीटर पेट्रोल पर 9 रुपए 48 पैसे की एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो आज बढ़कर 21 रुपए 38 पैसे हो गई है। इसी तरह से अप्रैल 2014 में 1 लीटर डीजल पर सिर्फ 3 रुपए 65 पैसे की एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो आज बढ़कर 4 रुपए 30 पैसे है। पेट्रोल पर कमाई सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं कर रही, बल्कि अलग अलग राज्यों की सरकारें भी पेट्रोल से ठीक ठाक राजस्व कमाती हैं। इन पेट्रोलियम पदार्थों पर तमाम राज्य अलग अलग वैट रेट लगाते हैं, इसलिए आपको अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल अलग अलग दामों पर मिलता है। अब आपको बहुत संक्षेप में 1 लीटर पेट्रोल का हिसाब किताब समझाते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि असल में सरकार को 1 लीटर पेट्रोल किस दाम पर पड़ता है, यानी उसकी कीमत क्या होती है और आपको वो इतना महंगा क्यों बेचा जाता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक ऑयल रिफाइनरीज को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल सिर्फ 26 रुपए 65 पैसे का पड़ता है। पेट्रोल डीजल के मामले में भी भारत अपने पड़ोसी देशों से काफी आगे निकल चुका है। पाकिस्तान में आप हैरान हो जाएंगे, पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 40 रुपए 80 पैसे और डीजल की कीमत 47 रुपए 20 पैसे है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान जैसा देश 40 रुपए में पेट्रोल कैसे बेच रहा है। बांग्लादेश में पेट्रोल का रेट 69 रुपए 20 पैसे और डीजल का दाम 52 रुपए 30 पैसे है। नेपाल में पेट्रोल 61 रुपए 90 पैसे के हिसाब से बिक रहा है, जबकि डीजल का रेट 46 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर है। जबकि श्रीलंका में पेट्रोल का दाम 49 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 40 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है, भारत से बहुत कम। अब सवाल यह है कि इसका इलाज क्या है, और इस सवाल का जवाब है जीएसटी और इलेक्ट्रिक कार की बात हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इलेक्ट्रिक कार का गणित समझा देते हैं। अगर पेट्रोल को जीएसटी के तहत ले आया जाए तो दाम कम हो सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से भी यह सुझाव दिया जा रहा है। मुंबई में पेट्रोल करीब 80 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि दिल्ली में यह दाम करीब 70 रुपए प्रति लीटर है। अगर पेट्रोल जीएसटी के तहत लाया जाए तो 12% जीएसटी लगने के बाद दिल्ली में इसकी कीमत सिर्फ 38 रुपए 10 पैसे रह जाएगी। सरकार ने ज्यादातर वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में शामिल कर लिया है, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अब भी वैट सिस्टम के दायरे में आते हैं। जीएसटी से इन्हें बाहर रखा गया है। जीएसटी के तहत वस्तुओं पर 5%, 12%, 18% और 28% की दर से टैक्स लगता है। 28% का टैक्स उन वस्तुओं या उत्पादों पर लगता है जिन्हें सरकार लग्जरी मानती है।
लेकिन हमारे हिसाब से पेट्रोल और डीजल को लग्जरी नहीं माना जा सकता। ये आम रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज है। इसलिए अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंडर लाया जाएगा तो इस पर 12% से ज्यादा टैक्स नहीं लगना चाहिए। अब 12% के हिसाब से दिल्ली में पेट्रोल करीब 38 रुपए प्रति लीटर का मिलेगा, यानी 1 लीटर पेट्रोल के लिए आम आदमी को 32 रुपए कम चुकाने होंगे। सरकार अगर पेट्रोल पर 18% का जीएसटी लगाए तो भी पेट्रोल के दाम 40 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा नहीं होंगे। और अगर सरकार पेट्रोल को लग्जरी की वस्तु भी मान ले और इस पर अधिकतम 28% जीएसटी टैक्स लगे तो पेट्रोल के दाम 43 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर होंगे। इसी तरह से दिल्ली में 1 लीटर डीजल के दाम 58 रुपए 72 पैसे हैं। अगर डीजल जीएसटी के अंतर्गत आ जाए और इस पर 12% का जीएसटी लगे तो दिल्ली में 1 लीटर डीजल 36 रुपए 65 पैसे में मिलेगा। वैसे गौर से देखा जाए तो जीएसटी इस समस्या का एक शॉर्ट टर्म समाधान है, लेकिन परमानेंट इलाज सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों से ही मिल सकता है। पूरी दुनिया में वाहनों का भविष्य इलेक्ट्रिक है और हमारी अगली रिपोर्ट आपको इस भविष्य के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां देगी। क्या मुनाफे के लिए महंगाई से दोस्ती करना जायज है? अरे भैया, पब्लिक का तो क्या खरबूजा है, जो मारेगा चक्कू तो कटना पब्लिक को ही है। सर इसमें वेट क्यों है, इसमें जीएसटी क्यों नहीं लगा? जीएसटी होता तो शायद इसका प्राइस भी कम होता। कीमतें गिरती जा रही हैं आलमी मंडी में, लेकिन यहाँ पर कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तेल की कीमतों और जीएसटी की दूरी, महंगाई की आशंका पूरी। It's not in my hand. This is my sincere appeal. 30 रुपए वाला पेट्रोल 70 रुपए के दाम पर क्यों बिक रहा है? ये अजीब बात है कि जिस चीज की लागत करीब 25-28 रुपए हो वो 70-75 रुपए में बिक रहा हो। पेट्रोल और डीजल के महंगे दामों से परेशान लोगों की आवाज देश के हर हिस्से से सुनाई दे रही है। कच्चे तेल की कीमत पिछले 3 वर्षों में करीब आधी हो चुकी है और इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम अब भी आसमान पर है। ये बात आम लोगों से हजम नहीं हो रही। यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ज्यादा दाम कम हुआ है, लेकिन यहाँ पब्लिक को कोई फायदा नहीं हो रहा है। जब बाहर क्रूड ऑयल की कीमत कम है तो यहाँ पे कीमतें बढ़ती क्यों हैं? फिर भी हम यूज़ करना है ना मैडम, डेली रूटीन के लिए यूज़ करना पड़ता है। मिडिल क्लास सफर हो रहा है मैडम, दैट्स ऑल, नथिंग मोर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम भले ही कम हो गए हैं, हालांकि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर सरकार इन दामों में कमी ला सकती है। Finance Minister recently appealed to the states also. Time has come because we have to have a rational tax management. That must be uniform tax management in the different states and union also. Both the governments, sets of government as union government, so and state governments, both of them have to come to this consensus. Petroleum product must have a GST regime. Petroleum product should come to the GST mechanism. पेट्रोल डीजल वाली इस अर्थव्यवस्था में दाम कब कम होंगे, ये तो फिलहाल मुश्किल सवाल है, लेकिन इसका कोई दूसरा सस्ता विकल्प मिल जाए तो जिंदगी आसान जरूर हो सकती है। So India has a basically vision of having all electric vehicles by 2030. One point that I need to make is that this disruption, the disruption of transportation as a service, is also a disruption in individual car ownership. When you do that, essentially you get more efficiency, fewer emissions per kilometer. Also, another thing is that we use fewer parking spaces. So see about 80% of all parking being vacant. 80% of all parking is going to be empty. So we can, build green parks or affordable housing or more businesses and so on and so forth. दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अभी से ही बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन शुरू कर दिया है। रिपोर्ट की माने तो वर्ष 2025 के बाद दुनिया भर में तैयार की जाने वाली सभी बस, कारें और ट्रक बिजली से दौड़ेंगे। वर्ष 2030 तक अमेरिका में 95% कारें सेल्फ ड्राइविंग होंगी। 60 किलोमीटर का सफर आपको एक पूरे दिन में आप औसतन तय करते हैं, तो इस गाड़ी को आप रात भर चार्ज कीजिए और कल पूरे दिन 60 किलोमीटर जाइए और आइए और फिर दोबारा से इसको चार्ज में लगा दीजिए। ठीक वैसे ही जैसे आप अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल को फुल चार्ज करने के बाद उसको इस्तेमाल कीजिए और जब उसकी बैटरी डाउन होने लगे तो उसको दोबारा से चार्ज में लगा दीजिए। अब देखिए, ये दिखा रहा है कि 42 माइल तक के लिए बैटरी चार्ज है, तो ये तकरीबन 65 किलोमीटर के आसपास हो गया। तो 65 किलोमीटर में सिर्फ
इलेक्ट्रिसिटी से चला सकता हूँ। ये ख़त्म हो जाएगा और अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं पेट्रोल ऑन कर सकता हूँ। पेट्रोल से मैं अराउंड 350 किलोमीटर और चला सकता हूँ। दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों की क्रांति को देखकर अब भारत सरकार भी वर्ष 2032 तक पेट्रोल और डीजल कारों को खत्म करने की योजना बना रही है। इससे प्रदूषण भी कम होगा और तेल पर निर्भरता खत्म होने से पैसा भी बचेगा। लेकिन इस बदलाव के लिए सरकार को अपने इरादे और मजबूत करने होंगे। तेल की खपत के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। ऐसे में अगर भारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के युग में प्रवेश करता है तो ये अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसके लिए सबसे पहले सरकारी दफ्तरों में इलेक्ट्रिक कारों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक कार से देश के साथ साथ आपके घर की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो सकता है। अगर आप पेट्रोल से चलने वाली किसी हैचबैक कार का इस्तेमाल करते हैं जिसका एवरेज 15 किलोमीटर प्रति लीटर है और आप रोजाना 50 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो आप एक साल में करीब 85,000 रुपए का पेट्रोल खर्च कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार हो तो आप एक साल में करीब 1,825 यूनिट बिजली खर्च करेंगे और इसका कुल खर्च होगा 12,775 रुपए। यानी पेट्रोल की कार पर 4,500 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च आएगा, जबकि इलेक्ट्रिक कार का खर्च 70 पैसे प्रति किलोमीटर होगा। इस तरह एक साल में आप करीब 60,000 रुपए की बचत कर सकते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि सरकार जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक कारों का बड़ा बाजार और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दे ताकि पेट्रोल डीजल की कीमतों से आम आदमी को परेशान ही न होना पड़े। आपको इलेक्ट्रिक कारों को अपनाना होगा। पेट्रोल और डीजल वाली समस्या का यही संपूर्ण समाधान है। अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सारा देश अब एक ही सवाल पूछ रहा है और वो ये है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे, सरकार कुछ करती क्यों नहीं। ये एक यक्ष प्रश्न है और सरकार इसका जवाब दिए बिना इस प्रश्न को ऐसे ज्यादा दिनों तक छोड़ नहीं सकती। सरकार को लोगों को जवाब देना पड़ेगा, सरकार को लोगों को जागरूक भी बनाना होगा और उनकी समस्या का समाधान करना होगा, क्योंकि ये सरकार का फर्ज है, ये सरकार की ड्यूटी है। यहां हम ये भी कहेंगे कि जिस तरह वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी के तहत जीएसटी लागू किया गया, उसी तरह पूरे देश में वन नेशन वन फ्यूल प्राइस की नीति भी लागू होनी चाहिए। इस पर केंद्र सरकार, अलग अलग राज्यों की सरकारें, जीएसटी काउंसिल और तेल कंपनियां लोगों के साथ लगातार राजनीति कर रही हैं इस मुद्दे पर। इन तमाम लोगों को, स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि लोगों को ये किस तरह राहत दे सकते हैं। पेट्रोल के दाम 2010 में डी कंट्रोल किए गए थे। अब पेट्रोलियम प्राइसेस को डी कंट्रोल करने की नीति अगर ठीक से काम नहीं कर रही है, अगर लोग इसकी वजह से परेशान हैं, तो फिर उसमें बदलाव होना चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। पेट्रोल और डीजल के दाम आम लोगों को बहुत स्ट्रेस देते हैं, तनाव देते हैं और ये स्ट्रेस हमारे अगले विश्लेषण का केंद्र बिंदु है।